हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले। 12th ये फिजिक्स होगा, लेक्चर सेकेंड होगा, यूनिट 4 होगा एनसीईआरटी का। और ये अल्टरनेटिंग करंट, जिसको प्रत्यावर्ती धारा आप बोल सकते हो, इसको पगला धारा भी बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत डेंजर होता है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट वन साइकिल। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट वन साइकिल, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकालने वाले हैं। मैंने आपको समझाया था, हम लोगों ने क्या, यदि आप लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे हो ना, तो आप जाके लेक्चर फर्स्ट देखो, हम डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में बता देंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का जो ये इक्वेशन है I = I0 sin ओमेगा t, हमने डेराइव किया था। ये कहाँ से आता है? और मैंने बताया था I क्या है, I वेयर I इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है। I0 क्या है, पीक वैल्यू ऑफ AC या करंट, मतलब बोलेगे क्या, धारा का शिखर मान या आयाम है। धारा के अधिकतम मान को शिखर मान बोलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इज कॉल्ड पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति क्या है कोणीय आवृत्ति। तो आज हम लोग चलने वाले हैं बेटा, ये इक्वेशन गिवन है और ये सभी लोग ले लीजिएगा, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कॉपी पेन लें और इसको नोट करते जाएं। बहुत इजी सेशन है आज का। तो हम क्या बोलेंगे, एसी, आप अपने को क्या बोलोगे, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी टू कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है ना। तो इसको डिफाइन क्या करोगे, पहले समझो। एसी जीरो से क्या होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है और मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम से अगेन जीरो हो जाता है, फिर ये निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और जाता है जीरो से और निगेटिव में मैक्सिमम होता है, मतलब ये निगेटिव हो जाता है और फिर अगेन निगेटिव के बाद ये क्या होता है, जीरो हो जाता है। जब ये एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करता है तो एसी का इसे कंप्लीट वन साइकिल कहते हैं। और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लेता है, 0 to T। टाइम पीरियड को हम लोग T से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब प्रत्यावर्ती धारा जीरो से पहले धनात्मक दिशा में जाता है और अधिकतम होता है, फिर जीरो होता है, फिर अब धारा दूसरी दिशा में यानी ऋणात्मक दिशा में प्रवाहित होता है और जीरो से अगेन ऋणात्मक जाता है और फिर वहां पे आके जीरो हो जाता है। मतलब जब एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक दिशा में चल देता है तो एसी का इसे पूर्ण चक्र बोलते हैं। एसी का एक पूर्ण चक्र, मतलब एसी एक चक्र को पूर्ण कर लिया है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और अभी हम बताएंगे कि एसी का ये एवरेज वैल्यू कितना होता है। अच्छा एक बात बताओ, इसको डिफाइन क्या करोगे, द एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलोगे, द एवरेज या मीन वैल्यू ऑफ एसी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है ना। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान जो होता है, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान को ही क्या कहते हैं, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के जो माध्य मान होता है उसे औसत मान कहते हैं, ठीक है ना। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत जो मान होता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान बोलते हैं। आइए बेटा, आज हम लोग डेरिवेशन मतलब इसको निकालने वाले हैं कितना होता है। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, I = I0 sin ओमेगा t जानते हो ना, तो बताओ हमसे एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ I0 साइन ओमेगा t, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा t इन कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ I0 साइन ओमेगा t इन कंप्लीट वन साइकिल। मतलब एक पूर्ण चक्र में साइन ओमेगा, एक पूर्ण चक्र में I0 साइन ओमेगा t का औसत मान। अच्छा बेटा इसको क्या लिखते हो, अभी मैंने समझाया था, इसको IAB लिखते हैं। क्या लिखते हैं, IAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, I0, ठीक है ना। अच्छा देखो ये तो I0 ही रहेगा, बट यहाँ पे चेंज कौन होता है, साइन ओमेगा t होता है। देखो ये ओमेगा है, ये ओमेगा ऑलवेज क्या होता है, चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, समय के रिस्पेक्ट में ये ऑलवेज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये चेंज कौन होगा, I0 इंटू क्या लिखोगे, एवरेज
वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इन कंप्लीट वन साइकिल, कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। और आप जानते हो कि ये देखो साइन जितना पॉजिटिव चलता है उतना ही निगेटिव चलता है। मतलब ये पॉजिटिव यदि 5 होगा तो ये निगेटिव 5 होगा। मतलब यदि +5 और -5 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इन कंप्लीट वन साइकिल क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो आई ए भी इक्वल टू क्या आ जाएगा, I0 इंटू क्या हो जाएगा 0, या आई ए भी क्या आ जाएगा, आई ए भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब ये अपने को रिमेंबर रखना है, प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसत मान 0 होता है, क्योंकि उतना ही वो पॉजिटिव चलता है और उतना ही वो निगेटिव चलता है। तो जब दोनों को जोड़ोगे, टोटल वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैंने क्या लिखा है, औसत मान AC का औसत मान बराबर क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी का औसत मान, एक चक्र में I0 साइन ओमेगा टी का औसत मान। तो देखो ये तो I0 उतना ही रहता है, तो क्या हो जाएगा I0 और एक पूर्ण चक्र में साइन ओमेगा टी का औसत मान। और साइन ओमेगा टी का मतलब एक बार ये पॉजिटिव उतना चलेगा और एक बार उतना ही नेगेटिव चलेगा, तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 आ जाएगी, तो टोटल वैल्यू 0 आ जाएगा। तो आप ऐसे बोल दोगे वन कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज वैल्यू ऑफ AC होता है क्या होता है, 0 होता है। इन कंप्लीट वन साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज ऑलवेज 0। ये तो नॉर्मल डेरिवेशन था। अब हम लोग एक आज इसको अदर मेथड से, हम लोग अल्टरनेट मेथड से इसको हम डेराइव करेंगे, और इसको आप लोग देखिए कैसे इसका डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको अल्टरनेटिव मेथड से डेराइव करने वाले हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा आप लोग कंसेप्ट करिए। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से प्रूफ करने वाले हैं कि साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 0 होता है। तो देखो बेटा, इसको बहुत कंसेप्टेड देखोगे, बहुत इजी डेरिवेशन है, आप लोग जानते हो। और देखो मैं इसको आपको एकदम क्लियर अभी रिमेंबर ही करवा दूंगा, इतना इजी है कि अभी आपको मैं रटा दूंगा। एवरेज वैल्यू निकालना है, औसत वैल्यू, तो ए भी लिखोगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। अच्छा ये बताओ किसका निकालोगे, आई का निकालोगे, तो dt और कितने टाइम में, टोटल टाइम कितना लगता है t। अच्छा ये dt मैंने क्या लिया, जब किसी चीज को इंटीग्रेट करते हैं ना बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसीलिए मैंने इसको dt ले लिया है, ठीक है ना। यदि यहाँ पे मान लो ये x के टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज ना होता, ये डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज होता, तो यहाँ पे dx लेना पड़ता, ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखो ये स्टार्टिंग कहाँ से किया, तो ये अपर लिमिट देखो 0 है और मैक्सिमम t है। कंप्लीट साइकिल करने में कितना टाइम ले रहा है, 0 to t। तो ज्यादा कौन है, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं जो ज्यादा होता है, लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, हमेशा ये इंटीग्रेशन अपर टू लोअर चलता है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था आपको कि इसका जो इक्वेशन होता है, ठीक है ना, इसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, I=I0 साइन ओमेगा टी। अभी मैंने समझाया था, ये इक्वेशन हो गया, गिवन इक्वेशन। तो बताओ जब ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, AC इज हो गया, क्या हो गया, आप देखो इधर AC को किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, I=I0 साइन ओमेगा टी। अब आगे थोड़ा समझिए इसको। देखो बेटा अब क्या होगा बताओ, कुछ नहीं करना है, एक वर्डिंग को ध्यान देना है। अब यहाँ पे I की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। I की वैल्यू आप जानते हो, I की वैल्यू क्या होता है, जब बताओ आप क्या होगा, IAB क्या आएगा, IAB आ जाएगा T20 और क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और अपने पास क्या आ जाएगा, DT/T आएगा कि नहीं आएगा बेटा। अब देखो ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जिसमें t है वो वेरिएबल है, जिसमें t है वो चर है, और जिसमें t नहीं है स्मॉल t,
वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर करते हैं, समझ रहे हो। तो आपने क्या किया, इसको I0 और t को बाहर कर दिया और इसे t2 क्या कर दिया, 0 कर दिया और साइन ओमेगा t और क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना। मैंने क्या बताया, ये जो I0 और ये t जो है ना, ये आपके पड़ोसी हैं। जैसे आपके पड़ोसी क्या हो, मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हमारा कोई पड़ोसी आ रहा है, बढ़िया बैठ के हमारे घर में खा रहा है, या कोई हमसे क्या कर रहा है, बातचीत ही कर रहा है। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जल्दी से निकले कि हम लोग अपनी पढ़ाई करें या हम लोग कोई भी अपना काम करें। तो ये अपना पड़ोसी है, इसको हम लोग बाहर करेंगे। ये देखो स्मॉल dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो जहां भी स्मॉल dt है वो चर राशि है, वेरिएबल है, वो रहेगा, लेकिन जिसमें स्मॉल dt नहीं है वो बाहर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, आप लोग जानते हो मैंने कई बार इस पे डिस्कस किया है, इसका साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है, किसका, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा होता है, और ये कहाँ रहेगा, t2 0। क्यों बेटा, ये कोई पूछे आपसे तो आप बोलोगे कि कहीं लिखा हो साइन ax और dx लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ax अपॉन a होता है। क्या होता है, माइनस कॉस ax अपॉन a होता है। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। साइन ax dx इज इक्वल टू माइनस कॉस ax अपॉन a। तो बताओ साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और इसका ओमेगा आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अच्छा ये बताओ बेटा, ये माइनस को बाहर कर लो तो माइनस I0 और क्या हो जाएगा, ये t भी बाहर आ जाएगा, तो ओमेगा टी या टी ओमेगा भी लिख सकते थे इसको। अब क्या लिखोगे इसे, कॉस ओमेगा टी और क्या लिखोगे, t2 0 लिखोगे। अब एक बात बताओ बेटा, इसको लिख लोगे ना, I0 लिखोगे और ओमेगा टी लिखोगे। अब एक देखो अपर लिमिट मतलब कॉस ओमेगा टी के जगह पे कैपिटल टी माइनस कॉस ओमेगा के जगह पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं ये कैसे लिख दिया, एक फॉर्मूला होता है बेटा, यदि कोई फंक्शन f(x) लिखा हो और उसका लिमिट लगा हो a to b, कोई फंक्शन f(x) लगा हो और उसकी लिमिट a to b लगा हो, तो सॉल्व करने के लिए अपर लिमिट x के जगह पे एक बार a को लिख लेते हैं, माइनस लोअर लिमिट एक बार b को x के जगह पे लिख लेते हैं, लोअर लिमिट b है, नीचे वाला b है। तो फॉर्मूला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक फंक्शन है, तो यहाँ बताओ अपर लिमिट t के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो स्मॉल t के जगह पे एक बार कैपिटल T माइनस लोअर लिमिट स्मॉल t के जगह पे एक बार 0। तो मतलब ये कुल मिला के आपके पास क्या बन जाएगा, जल्दी बताइए, IAB की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताइए आप लोग। तो IAB निकालेंगे तो माइनस I0 है और क्या है, ओमेगा t है। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ओमेगा टी हो जाएगा और ये माइनस कॉस 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 में जब ओमेगा का इंटू होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब आइए बेटा थोड़ा सा और समझते हैं। आपको हम लोगों ने बताया है IAB बराबर जो होता है माइनस I0 अपॉन ओमेगा, और t बराबर क्या होता है, यदि हम आपसे बोलेंगे, आपसे देखो मैंने बताया था, आपको कंसेप्ट करवाया था, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। तो t के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखेंगे। अब यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, कॉस और ओमेगा, और t के जगह पे 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, ओमेगा इज इक्वल टू टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। क्या होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। और दूसरा एक चीज़ और जानते हो, कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होता है 1 होता है। क्या होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है। तो ये बताओ अपने पास आ गया। अब देखो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये माइनस I0, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, 2 पाई मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, कॉस क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा, माइनस क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा एक बेटा जानते हो, cos 2 पाई का मतलब होता है, पाई मतलब 180, cos 2 पाई का मतलब हो गया 360। और जानते हो cos 2 पाई और cos 0 की वैल्यू ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे IAB इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू माइनस I0 अपॉन 2 पाई
और यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होता है बेटा? cos 2 पाई इक्वल टू 0 होता है, सॉरी cos 2 पाई की वैल्यू 1, cos 0 और 2 पाई की वैल्यू 1 होता है। तो बताओ क्या मिलेगा? आई ए भी इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस आई 0 अपॉन 2 पाई और इंटू 0, 1 में से 1 गया 0, तो आई ए भी इक्वल टू क्या मिल गया? जब किसी भी चीज़ में 0 को इंटू होता है तो 0 हो गया। अपने को प्रूफ हो गया। क्या हैंस प्रूफ कर दोगे? इट इज क्लियर दैट द एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट वन साइकिल इज ऑलवेज 0। द एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट वन साइकिल इज ऑलवेज 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इसको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से भी प्रूव कर दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको एक बार पॉज करिएगा, देखिएगा, मैंने बहुत इजी वे में समझाया है और इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इंटीग्रेशन कर दिया किसका? I और dt अपॉन t। क्यों कर दिया? क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रहा है और t मतलब टोटल टाइम कितना लगा, और ये अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। भाई अपर लिमिट टाइम कितना लगा t कंप्लीट साइकिल में, और स्टार्टिंग टाइम क्या था? 0। और I की वैल्यू हम लोग जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग I=I0 sin ओमेगा t से रिप्रेजेंट करते हैं। I0 और t कांस्टेंट है क्योंकि जिसमें स्मॉल t है वो वेरिएबल है, तो I0 और t को बाहर निकाल लिया तो sin ओमेगा t बचा। sin ओमेगा t का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा होता है। मैंने लिख लिया, माइनस को भी बाहर निकाल लिया, ओमेगा को भी बाहर निकाल लिया, तो cos ओमेगा t t2 0 बच गया। अब एक बात बताइएगा, अब ये बचा, अब हम लोग क्या करते हैं? अपर लिमिट, तो अपर लिमिट के जगह पे हम लोग क्या कर दिए? एक बार t को लिख दिए, माइनस लोअर लिमिट तो 0 रख दिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला मैंने जो भी होता है मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं कि आप समझ जाओ। आई ए भी इक्वल टू I0 अपन ओमेगा टी, और ये cos ओमेगा टी हो गया, ये cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू बेटा 1 होता है, और मैंने ओमेगा हम लोग आपको बताया था t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है, आप लोग 11th में भी पढ़े हो। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। जहां जहां पे टी है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, ये 2 पाई अपने को मिल गया। अभी बताओ cos 2 पाई की भी वैल्यू 0 होता है, सॉरी cos 2 पाई की वैल्यू 1 होता है, और cos 0 की भी वैल्यू 1 होता है, तो हम यहाँ भी 1 रख देंगे, 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम बेटा आपको ऐसे ही ये क्वेश्चन और करना है, इसी तरह एक क्वेश्चन और करना है, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल, इन अ हाफ साइकिल। मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रत्यावर्ती धारा का एक अर्ध चक्र में औसत मान। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रत्यावर्ती धारा का एक अर्ध चक्र में औसत मान, ठीक है ना। मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल, एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। इन हाफ साइकिल भी बोल सकते हो या इन हाफ वन साइकिल, ठीक है ना, हाफ में वही आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, सेम डायग्राम यही रहेगा, बस आप क्या कर लोगे? द इक्वेशन ऑफ AC रिप्रेजेंटेड बाय गिवन इक्वेशन वी नो, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, I=I0 प्लस साइन ओमेगा टी, I=I0 साइन ओमेगा टी। अच्छा बताओ I0 क्या है? पिक वैल्यू ऑफ AC का आयाम है या शिखर मान है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ये I क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस का मतलब धारा का तात्क्षणिक मान है ये, और ये ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है, ठीक है ना। लेकिन जब बेटा हाफ साइकिल में जाएंगे ना, तो हाफ साइकिल का मतलब या तो हम पॉजिटिव जाएंगे या तो निगेटिव जाएंगे, दोनों डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, और ऑलवेज जो टाइम लगेगा T/2। देखो ये हाफ साइकिल में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा? T/2। तो सेम हमको कुछ नहीं करना है, जहां पे ये हाफ है यहाँ पे हाफ कर देना है, और जहां जहां T है वहां हाफ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये T हाफ हो जाएगा, और ये T हाफ है, अपॉन को अपॉन है, तो ये 2 पहले आ जाएगा, ये 2 पहले आ जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा तो 2I0 अपॉन इतना निकलेगा, और ये T जहां जहां होगा, अब ये T नहीं है, ये हाफ है, सब फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ अगेन क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। एक बार आप करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे तो ये बनेगा आपसे। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पे 2 भी आएगा ना? ये सॉरी, ये 2 यहाँ पे नहीं आएगा, इनटू में आ रहा है, तो ये इनटू में 2 आ गया।
अब बताओ यहाँ पे t/2 है ना, तो अपर लिमिट के जगह पे t/2 लिखोगे, ओमेगा 0 सेम है, सब फॉर्मूला वही है, जहाँ पे t है t/कैपिटल T के t जगह पे t/2 पुट कर दो। तो अब एक बात बताओ, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे -2i0 और ये क्या हो जाएगा t/2 हो जाएगा, t/2 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 2 आया हुआ है ना, तो जब 2 आया हुआ है तो आप क्या करोगे, ये 2 से 2 कर चला गया, ओमेगा से ओमेगा चला गया, तो यहाँ पे पाई आएगा, क्या आएगा, पाई आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ओमेगा है और क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या होता है 2π/कैपिटल T होता है, लेकिन कैपिटल T होता है लेकिन पहले भी 2 है, तो ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, सॉरी 2π/ओमेगा होता है, ओमेगा से ओमेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बचेगा, क्या बचेगा, पाई बचेगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कट गया, ओमेगा से ओमेगा कट गया, तो पाई मिलेगा। अब यहाँ भी ये 2 नहीं है, पाई हो गया, ठीक है। अब एक बात देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारा cos पाई हो गया ना, तो cos पाई की वैल्यू क्या रख दोगे आप, -1। तो देखो ये ऑलरेडी -1 और ये -1, तो -1 और -1 का ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। ये 2 तो है नहीं अपने पास, तो अपने पास टोटल कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, मतलब 2i0/पाई हो जाएगा। यही क्या हो गया, द एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल, द एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल, मतलब अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का ये औसत मान है, एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है, ठीक है ना। यदि कुछ लोग आगे ऐसे भी चाहो तो आप कर सकते हो, IAB = 2/3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होता है इंटू I0, जब इसका डिवाइडिंग करवाओगे 0.637 आएगा I0, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू, ठीक है, या इसे एवरेज वैल्यू ऐसे भी कुछ लोग लिखते हैं 0.64 I0, ये भी अपना एवरेज वैल्यू है। अब यहाँ पे जो भी पिक वैल्यू हो या अधिकतम मान हो धारा का, यहाँ प्लेस कर दोगे तो आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब आज आपने 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। क्या किया है, द एवरेज आर मीन वैल्यू ऑफ AC इन कंप्लीट 1 साइकिल, मतलब एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, और दूसरा क्वेश्चन क्या किया है, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ AC इन हाफ साइकिल, मतलब अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, बट अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा हाफ साइकिल में AC की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है बेटा, 2i0/पाई होता है। कितना होता है, 2i0/पाई होता है। मतलब बोल सकते हो कि द एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज 0.637 टाइम्स ऑफ पिक वैल्यू, ठीक है ना। द एवरेज वैल्यू ऑफ AC क्या होगा, 0.637 टाइम्स ऑफ पिक वैल्यू ऑफ AC, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है 0.637 अब क्या होता है, धारा के शिखर मान के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत चक्र में अर्धमान शिखर मान के 0.637 गुना होता है, ये बोल सकते हो। और ये लेक्चर 3rd हो गया, अब सॉरी 2nd हो गया बेटा। लेक्चर हम लोग जब आएंगे 3rd में तो हम लोग बोलेंगे √² मीन वैल्यू ऑफ AC। हम लोग क्या पढ़ेंगे, √² मीन वैल्यू ऑफ AC, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूल मान। और मुझे लगता है कि ये पूरे चीज़ों को आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, और एक बार इसको बेटा आप खुद अपने से सॉल्व करो, क्योंकि जब तक आप अपने से सॉल्व नहीं करोगे ना, चीज़ें आपको क्लियरिटी नहीं होगी, आप भूल भुलैया में रहोगे, आप हमेशा कुछ समझोगे कुछ नहीं समझोगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के जीवन में कुछ नहीं मिलता है। लाइफ में बिना प्रैक्टिस के और बिना हार्ड वर्क के एक ही चीज़ मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लाइफ में बिना प्रैक्टिस के और बिना हार्ड वर्क के क्या आपको मिलेगा। दुनिया में एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिना मेहनत के मिलती है और सभी को मिलती है, तो आप बताइए कमेंट करके वो कौन सी चीज़ें हैं। मैं आऊँगा तो आपको बताऊँगा कौन सी चीज़ें हैं बिना मेहनत के मिलती है और सबसे ज़्यादा मिलती है, आप हमें बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।